हेलो, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल M2M क्लासेज में और इसकी दृष्टि जियोग्राफी की इस सीरीज में। जैसा कि आपको पता है, आज इसकी छठी क्लास है। 5 क्लासें इससे पहले हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि आप नियमित रूप से सभी क्लासों को नियमित रूप से वीडियो के रूप में देख रहे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे रूप से चल रही होगी और प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे। मेरी आपसे राय है कि नोट्स बनाने के बाद उन्हें अच्छे से रिवाइज करना, बार बार करना जब तक कंप्लीट रूप से आपको कंठस्थ याद ना हो जाए। और मेरी यह गारंटी आपके लिए कि आप इस सीरीज को पूरा कर लोगे तो उसके बाद जिस किसी भी एग्जाम में जियोग्राफी से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो उसे बहुत ही आसानी के साथ आप कर ले जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी क्वेश्चन को करने में जियोग्राफी से संबंधित। तो इस सीरीज में हम चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे और इसका टाइटल था भू आकृतिक प्रदेश यानी जियोमॉर्फिक रीजन्स। तो पिछली क्लास में जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पिछली क्लास में छोड़ा था, हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था। तो उसमें जो पहला कश्मीर हिमालय है उसको पढ़ लिया था हमने। तो कश्मीर हिमालय या पश्चिमी हिमालय तो हो गया। अब इसके बाद है आपका ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे। इसमें देखते हैं कि हिमालय का यह हिस्सा जो है पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के बीच का क्षेत्र है, जिसे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। यानी रावी नदी और काली नदी के बीच के क्षेत्र को हिमाचल या उत्तराखंड हिमालय के नाम से जाना जाता है। इस खंड में हिमालय की 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं इसी में मिलती हैं, जो हैं प्रमुख बृहद हिमालय, लघु हिमालय और उत्तराखंड में नाग टिब्बा भी कहा जाता है इन्हें। जो ये लघु हिमालय हैं जिन्हें हिमाचल में धौलाधर और उत्तराखंड में नाग टिब्बा कहा जाता है, तथा इसकी तीसरी श्रेणी है शिवालिक श्रेणी। ठीक है, इसी के अंतर्गत मिलती हैं तीनों। इस क्षेत्र की 2 प्रमुख स्थलाकृतियां शिवालिक और दून हैं, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून हरिके दून तथा कोटा दून इसमें प्रमुख हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो स्थलाकृति है वो देहरादून है। भारत की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी नंदा देवी भी इसी कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत पड़ती है। और याद रखना, बृहद हिमालय के अंतर्गत ही एक भोटिया नामक खानाबदोश समुदाय की जनजाति निवास करती है, जो ऋतु प्रवास के लिए जानी जाती है। यह ग्रीष्म ऋतु के टाइम में बुग्याल यानी जो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है में चली जाती है और शरद ऋतु में लौट आती है ये। ठीक है। और प्रसिद्ध फूलों की घाटी एवं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड। ठीक है। तथा इस क्षेत्र में कई प्रयाग भी मिलते हैं। प्रयाग का मतलब होता है नदी का संगम। जहाँ पर नदियाँ आकर के मिलती हैं उस जगह को प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और जिस जिस जगह पर मिलती हैं तो उसी के साथ इस प्रयाग का संबंध कर दिया जाता है। जैसे देव प्रयाग में आकर के मिलती हैं नदियाँ, इसमें है प्रमुख देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग। इसके आगे उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, जो स्वतः ही भूमि से निकले हैं। तराई का मतलब आप समझते हो, जैसे जो उत्तर का जड़ो मतलब उत्तर का विशाल मैदान है उसको 4 भागों में जैसे बांटा गया है, भाबर, तराई, खादर, बांगर में। तो भाबर के ठीक दक्षिण में होता है तराई। ठीक है, उसी में ये पाताल तोड़ कुएं स्वतः ही जमीन से निकले हैं। इसके आगे है अब ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। यह है पश्चिम में नेपाल तथा पूर्व में भूटान के बीच। इस क्षेत्र में कंचनजंगा जैसी प्रमुख चोटियां, गहरी घाटियां तथा तेज बहाव वाली नदियां भी मिलती हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में लेप्चा नामक जनजाति भी पाई जाती है, जबकि निम्न जो इसका नीचे का भाग है उसमें नेपाली, बंगाली तथा कुछ मध्य भारत की जनजातियां हैं जो इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, नेपाली, बंगाली तथा मध्य भारत की प्रमुख जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है इसी के अंतर्गत।
यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं, परंतु इनके स्थान पर द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं और जिनका प्रयोग चाय के बागानों के लिए किया जाता है। इसमें शिवालिक की पहाड़ियाँ तो नहीं पाई जाती, लेकिन द्वार स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद है अरुणाचल का हिमालय। इस क्षेत्र में पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में दिपू दर्रे तक फैला हुआ है यह क्षेत्र। ठीक है। नामचा बरवा तथा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियां हैं। अरुणाचल हिमालय की नामचा बरवा और कांगतो। इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियां निवास करती हैं, जिनमें मोनपा, डफला, अबोर, मेस्मी, नेसी तथा नागा प्रमुख जनजातियां हैं। और यह जनजातियां जो हैं झूम कृषि के लिए भी जानी जाती हैं, जिसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे स्थानांतरी कृषि, स्लेश और बर्न। इस जो झूम कृषि है इसको स्थानांतरी कृषि, स्लेश और बर्न कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है सबसे पूर्वी हिमालय का भाग, जिसे पूर्वी पहाड़ियों और पर्वत का नाम से जाना जाता है। यह हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों पर स्थित पर्वत है, जिसकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है। और यह दक्षिण की ओर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। आपने मैप में देखा होगा, जो म्यांमार की सीमा की तरफ है ना, म्यांमार के सीमा की तरफ, वो सभी ये पूर्वी हिमालय के नाम से जाना जाता है। उत्तर में पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिजो और लोसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है इन्हें। यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाली जनजातियां झूम तथा स्थानांतरी कृषि के लिए भी कृषि करती हैं। यहाँ प्रवाहित होने वाली नदियों में बराक नदी मणिपुर एवं मिजोरम से संबंधित है। मणिपुर घाटी के मध्य लोकटक झील स्थित है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है। लोकटक से संबंधित एक फैक्ट याद रखना कि यह संगाई हिरन जो मिलते हैं वो इसी से संबंधित हैं। ठीक है। यहाँ पर संगाई हिरन अधिकतर पाए जाते हैं। मिजोरम, जिसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, मिजोरम को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है, कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है। और यह इसका विभाजन मैप के रूप में दिया हुआ है। आगे इसे देखो कि यह पहला है कश्मीर हिमालय। ठीक है। इसके बाद है ये हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय। इसके बाद ये नेपाल हिमालय। इसके बाद है ये दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। ये है अरुणाचल हिमालय। और ये जो पूर्वी किनारा है इंडिया का, यह है सारा पूर्वी पहाड़ियों एवं पर्वत, यानी म्यांमार की सीमा पर। पूर्वांचल भी बोल देते हैं इसे, पूर्वांचल हिमालय। तो इसके आगे है अब ये पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के मध्य कुछ अंतर दिया हुआ है, उसके बारे में देखते हैं। ये एक साइड में पूर्वी हिमालय और एक साइड में पश्चिमी हिमालय दिया हुआ है। पश्चिमी हिमालय में देखते हैं कि यह सिंधु से काली नदी का क्षेत्र है। सिंधु नदी से लेकर के काली नदी का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी हिमालय के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी हिमालय का विस्तार सिक्किम में सिंगालीला पर्वत के पूर्व से लेकर के हिमालय की पूर्वी सीमा तक है। सिंगालीला पर्वत से लेकर के हिमालय की पूर्वी सीमा तक पूर्वी हिमालय। ठीक है। और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पछुआ विक्षोभ, यानी सर्दियों में जो पवनें चलती हैं, पश्चिमी विक्षोभों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है और सर्दियों के टाइम में वर्षा प्राप्त करता है ये। और पूर्वी हिमालय दक्षिण पश्चिमी मानसून, यानी गर्मियों में अधिक वर्षा प्राप्त करता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून से। पश्चिमी हिमालय में वर्षण की मात्रा पूर्वी हिमालय की तुलना में लगभग 1/4 या बहुत कम होती है। अगर देखा जाए तो यह औसत रूप से 100 सेंटीमीटर या उससे कम होती है पश्चिमी हिमालय में वर्षा। लेकिन पूर्वी हिमालय में पश्चिमी हिमालय की तुलना में 4 गुना अधिक वर्षा होती है। और उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगलों का विकास हुआ है यहाँ पर। और इसकी औसत वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक मिलती है। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से पूर्वी हिमालय से कम पाई जाती है, जबकि पूर्वी हिमालय में जैव विविधता अधिक होने के कारण प्रसिद्ध है यह। और यह हॉट स्पॉट भी है, जो भारत के 4 हॉट स्पॉट हैं उनमें से एक यह हॉट स्पॉट भी है और प्रसिद्ध है यह।
ठीक है। स्थायी हिमावरण की निम्न पश्चिमी हिमालय में स्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है। पश्चिमी हिमालय जो है पूर्वी हिमालय की तुलना में कम ऊंचा है, याद रखना, क्योंकि पूर्वी हिमालय में जो अवसारी बल है वो अधिक है, इसलिए पूर्वी हिमालय की ऊंचाई अधिक है। और पूर्वी हिमालय में हिमरेखा की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है। गंगा, यमुना और सिंधु नदियां पश्चिमी हिमालय में बहती हैं और इनका उद्गम स्थल भी यही है, जबकि पूर्वी हिमालय की प्रमुख नदियों में तीस्ता और ब्रह्मपुत्र हैं। पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, धौलाधार धौलाधर या धौलाधार, जास्कर, कैलाश, पीरपंजाल प्रमुख श्रेणियां हैं, जबकि पूर्वी हिमालय के अंतर्गत पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, कंचनजंगा, नामचा बारवा जैसी प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। अब आगे दिए हुए हैं ये हिमालय से संबंधित कुछ प्रमुख दर्रे दिए हुए हैं। अब दर्रों को क्रम से देखेंगे, क्योंकि दर्रों को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अधिकतर यहाँ से बनने की संभावना अधिकतर रहती है। ठीक है, तो सबसे पहला दर्रा है बनिहाल दर्रा। यह जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय के पीरपंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। याद रखना, बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीर में पड़ता है यह। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH-44 इसी से होकर के जाता है और शीत ऋतु में बर्फ का जमाव हो जाने के कारण यह बाधित हो जाता है, अतः पूरे वर्ष आवागमन के लिए यह उपलब्ध नहीं रहता है, जिस कारण यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया था। ठीक है, आने जाने में दिक्कत ना हो इसलिए जवाहर सुरंग का निर्माण किया गया। अगला दर्रा है लानकला। यह ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख एवं तिब्बत को जोड़ता है। वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानकला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र यानी अक्साई चीन का हिस्सा है। इसका चीन ने अधिग्रहण कर लिया है, इस टाइम यह चीन के कब्जे में है। इसी से संबंधित है। अपने सामरिक महत्व की दृष्टि से हो गया, ये चीन ने अधिग्रहण कर लिया है इसका। अगला है नाथुला दर्रा। यह सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं तिब्बत की राजधानी जो है लहासा के मध्य मार्ग प्रशस्त करता है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया तथा इसे पुनः 2006 में खोला गया था। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग का एक उपशाखा था यह। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। यह जास्कर श्रेणी लद्दाख में स्थित है तथा श्रीनगर, कारगिल एवं लेह के बीच मार्ग प्रशस्त करता है, यानी श्रीनगर को लेह से जोड़ता है जोजिला दर्रा भी। श्रीनगर जोजिला मार्ग के सामरिक महत्व को देखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग NH-1 यानी जिसका पूर्व नाम था NH-1D घोषित किया गया है तथा इसके निर्माण एवं रखरखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे BRO के नाम से भी जाना जाता है, को सौंपा गया है। अगला दर्रा है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है, जो उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, लिपुलेख दर्रा कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। अगला है मानसरोवर या कैलाश पर्वत जाने वाले भारतीय यात्रियों द्वारा इसी दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। जो भारत से मानसरोवर और कैलाश पर्वत को जाते हैं वो लिपुलेख दर्रे से ही जाते हैं। लिपुलेख दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले व्यापार के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। यह भारत एवं चीन व नेपाल की सीमा का निर्धारण भी करता है, मतलब निर्धारण तो नहीं लेकिन उन तीनों देशों की सीमाओं के मध्य स्थित है। सीमा का निर्धारण भी करता है, जब सीमा के मध्य स्थित है तो सीमा का निर्धारण भी करेगा। ठीक है, अगला है बोमडीला दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश यानी उत्तर पूर्वी हिमालय में अवस्थित है तथा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा बर्फबारी तथा प्रतिकूल मौसम के कारण यह शीत ऋतु में बंद हो जाता है। अगला दर्रा है दिफू दर्रा। यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत चीन एवं म्यांमार की सीमाओं के पास स्थित है।
अरुणाचल में स्थित यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश एवं मांडले जो म्यांमार के बीच एक रास्ता उपलब्ध कराता है। भारत एवं म्यांमार के बीच एक परंपरागत मार्ग है जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। दिपू दर्रा भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित है तथा यह चीन से भी लगा हुआ है। काराकोरम दर्रा काराकोरम दर्रा हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य लद्दाख संघराज्य क्षेत्र में स्थित है जो भारत एवं चीन के बीच संपर्क प्रदान करता है। भारत एवं चीन के बीच तनाव की स्थिति होने के कारण काराकोरम दर्रे को वर्तमान में बंद कर दिया गया है और चीन ने वर्तमान में इसका अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है, वर्तमान में यह चीन के कब्जे में है तथा हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर है। याद रखना कि जितने भी दर्रे हैं हिमालय की श्रृंखला में उसमें सबसे अधिक ऊंचाई पर काराकोरम दर्रा है और इसकी ऊंचाई जो है 5540 मीटर है। ठीक है, कितनी है इसकी ऊंचाई? 5540। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा। यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और एक प्रमुख दर्रा है यह हिमाचल का जो मनाली को लेह से सड़क मार्ग प्रदान करता है। रोहतांग दर्रा केवल मई से नवंबर तक ही खुलता है क्योंकि अन्य मतलब मई और नवंबर में ही खुलता है क्योंकि अन्य माह में यहाँ पर बर्फबारी या हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना बहुत कठिन होता है। रोहतांग दर्रे को हिमाचल के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। आगे रोहतांग दर्रे यानी हिमालय की पिरपंजार श्रेणी में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल या सुरंग का निर्माण किया गया है। यह सुरंग मनाली और लेह को जोड़ती है और इनके मध्य की जो दूरी है उसे 40 किलोमीटर तक कम कर देती है, जिसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया था और इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 3000 मीटर यानी 10,000 फीट है और यह दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। अटल सुरंग जो है दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है और समुद्र तल से 3000 मीटर यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। अगला है बुर्जिला दर्रा। यह बृहद हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है। बुर्जिला कश्मीर, गिलगिट एवं श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता था। इसे शीत ऋतु में बर्फ से ढके होने के कारण व्यापार एवं परिवहन के लिए बंद कर दिया गया। यह दर्रा पाक अधिकृत कश्मीर घाटी तथा पाकिस्तान भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। अब ये एक साइड में कुछ दर्रों के नाम है और उससे आगे हिमालय का कुछ वो प्रदेश है जिससे ये संबंधित हैं और इन सभी की अवस्थिति है, कहाँ स्थित हैं ये और इनके द्वारा जो मार्ग प्रशस्त किया जाता है उसके बारे में दिया हुआ है कि सबसे पहला दर्रा है काराकोरम दर्रा और यह ट्रांस हिमालय में स्थित है और ट्रांस हिमालय से संबंधित है और लद्दाख में स्थित है और यह भारत और चीन के मध्य है। ठीक है, अगला है देपसांगला। यह भी ट्रांस हिमालय से संबंधित है और यह लद्दाख में स्थित है, भारत और चीन के मध्य मार्ग प्रशस्त करता है। अगला है लानकला। यह भी ट्रांस हिमालय से संबंधित है, लद्दाख में स्थित है, भारत और चीन के मध्य है। अगला है चांगला। चांगला ट्रांस हिमालय में स्थित, लद्दाख में स्थित है, भारत और चीन के मध्य है। अगला है जाराला। जाराला ट्रांस हिमालय से संबंधित, लद्दाख में स्थित और भारत और चीन के मध्य है। अगला है खारदुंगला। यह भी ट्रांस हिमालय में है और यह लद्दाख में स्थित है और भारत और चीन के मध्य मार्ग प्रशस्त करता है। अगला है बुर्जिला। यह भी बृहद हिमालय में स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। ठीक है, एक बात याद रखना, आपने देखा होगा कि ये ऊपर वाले जितने दर्रे हैं अधिकतर इनके एंड में ला का प्रयोग हुआ है, जैसे चांगला, जाराला। तो याद रखना अधिकतर 90% याद रखना आपकी जिस दर्रे के नाम के पीछे ला का प्रयोग हो तो वो एक तो ट्रांस हिमालय से संबंधित है और लद्दाख में पड़ेगा और भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला है बारालाचला।
और यह बृहद हिमालय से संबंधित है और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है यह, और लेह को मनाली से जोड़ता है। अगला है सिपकिला दर्रा, यह बृहद हिमालय से संबंधित है और यह हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। अगला दर्रा है नीति दर्रा, जो बृहद हिमालय से संबंधित है और उत्तराखंड में स्थित है और भारत और चीन के बीच सीमा बनाता है। यह भारत और चीन के मध्य संपर्क मार्ग स्थापित करता है। अगला है मानाला, यह भी बृहद हिमालय में स्थित है और यह भी उत्तराखंड में स्थित है, भारत और चीन के मध्य है। अगला है मुलिंगला दर्रा, यह बृहद हिमालय से संबंधित है और उत्तराखंड में पड़ता है, भारत और चीन के मध्य स्थित है। अगला है जेलेपला, यह बृहद हिमालय से संबंधित है और सिक्किम में पड़ता है जेलेपला, और गंगटोक को लोहासा तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है। अगला है पीर पंजाल, यह लघु हिमालय से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है यह पीर पंजाल, और जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, यह भी लघु हिमालय से संबंधित है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है यह, और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। ठीक है। अगला दर्रा है रोहतांग दर्रा, यह भी लघु हिमालय से संबंधित, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। अगला है बोमडिला दर्रा, यह उत्तर पूर्वी हिमालय से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश और लहासा यानी तिब्बत की राजधानी को जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश से। अगला है दीफू दर्रा, यह उत्तर पूर्वी हिमालय से संबंधित है और अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच स्थित है दीफू दर्रा। अगला है पांगसाउ दर्रा, यह उत्तर पूर्वी हिमालय से संबंधित, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के मध्य है। अगला है तुजू दर्रा, और यह उत्तर पूर्वी हिमालय से संबंधित, मणिपुर में है यह तुजू दर्रा, और मणिपुर और म्यांमार के मध्य स्थित है, संपर्क मार्ग स्थापित करता है मणिपुर और म्यांमार के बीच। आगे भारत की कुछ प्रमुख घाटियां दी हुई हैं। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर और लद्दाख की घाटियां, जिसमें सबसे पहली घाटी है मरखा घाटी। इसका विवरण दिया हुआ है कि लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है यह मरखा घाटी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हेतु मार्ग उपलब्ध कराती है। यह मरखा घाटी जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। अगली घाटी है कश्मीर घाटी, यह महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित बनिहाल दर्रे तथा जम्मू से जुड़ी हुई है। इसकी रचना एक समभिन्नति में हुई है। अगली है नुब्रा घाटी, यह सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी द्वारा निर्मित है। अगली है सुरू घाटी, इसका कारगिल कस्बे के लिए काफी महत्व है सुरू घाटी का, याद रखना सुरू घाटी का जो है कारगिल कस्बे के लिए महत्वपूर्ण महत्व है। अगली है गलवान घाटी, यह गलवान नदी द्वारा निर्मित घाटी है जो कि लद्दाख में वास्तविक रेखा यानी LAC के समीप अवस्थित है। गलवान घाटी जो चीन से अभी झड़प के लिए चर्चा में थी। ठीक है। आगे हिमाचल प्रदेश की कुछ प्रमुख घाटियां, इसमें पहली है किन्नौर घाटी, यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है जो तिब्बत की सीमा के समीप है। हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और तिब्बत की सीमा के समीप है। यह हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चिटकुल को मार्ग प्रदान करती है। अगली है पार्वती घाटी, यह हिमाचल से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू स्थित यह घाटी हिंदू एवं सिख तीर्थ यात्रियों को मणिकरण शहर जाने के लिए मार्ग प्रदान करती है। मणिकरण गर्म पानी के फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। मणिकरण जो शहर है हिमाचल में वो गर्म फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। अगली है सांगला घाटी, इसे बांसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है सांगला घाटी को। अगली है मालना घाटी, है हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है, छोटा यूनान के लिए मालना घाटी प्रसिद्ध है। अगली है कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली घूमने बहुत जाते हैं ना, इसे देवताओं की घाटी के नाम से भी जाना जाता है कुल्लू की घाटी को। इसे 7 दिवसीय दशहरा त्योहार के लिए भी जाना जाता है। यह धौलाधर एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। आगे
आगे है हिमाचल की घाटियों में पांगी घाटी। पांगी घाटी लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। पांगी घाटी जो है लाहुल, पंगवाला और भोटिया लोगों का आवास क्षेत्र है। अगली है स्पीति घाटी, बौद्धों का प्रसिद्ध है ये, बौद्धों के लिए बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ इसी घाटी में अवस्थित है, ताबो मठ। अगली है लाहुल घाटी, इसी घाटी से होकर ही चंद्र एवं भागा नदियां प्रवाहित होती हैं, लाहुल घाटी से। अगली है सॉरी अगली है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी जो है प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला इसी घाटी में स्थित है। कांगड़ा घाटी में जो धर्मशाला है, जिसमें आपने देखा होगा मैच, इंडिया के जो मैच होते हैं अधिकतर धर्मशाला में होते हैं हिमाचल में, तो इसलिए प्रसिद्ध है, और यह कांगड़ा घाटी हिमाचल में है। अगली है चंबा घाटी। चंबा घाटी भारमौर, डलहौजी तथा खज्जियार प्रमुख पर्यटन स्थल इसी में है, भारमौर, डलहौजी एवं खज्जियार। आगे हैं उत्तराखंड की प्रमुख घाटियां, जिसमें पहली है दून घाटी। यह घाटी शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य स्थित है, और यह हिमालय के अनुदैर्ध्य घाटी का उदाहरण है। ठीक है। अगली है जौहर घाटी। इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जौहर घाटी को मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगली है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी याद रखना प्रसिद्ध है उत्तराखंड से, चमोली जिले में स्थित, वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया था। फूलों की घाटी को याद रखना, यूनेस्को से संबंधित है फूलों की घाटी। क्वेश्चन पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी द्वारा हुआ है, इसलिए इसे धर्मा घाटी कहा जाता है। अगली है सौर घाटी। यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। यहाँ कत्यूरी राजवंश का शासन था। यह अयोध्या से आए थे, जो कथूरी राजवंश के शासक थे, ये अयोध्या से आए थे। अगली है नेलांग घाटी। यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, गंगोत्री में। यह भारत चीन सीमा के निकट स्थित है, जिसे वर्ष 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। 2015 में इसे पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया। अब पश्चिमी बंगाल की कुछ घाटियां, इसमें एक ही घाटी है न्योरा घाटी। यह दार्जिलिंग के कलिम्पोंग में स्थित है। इसे 1986 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। आगे है सिक्किम की घाटी। सिक्किम की घाटी में पहली है चुम्बी घाटी। चुम्बी घाटी के भारत यानी सिक्किम, भूटान व चीन तीनों के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण सामरिक महत्व इसका बहुत अधिक है। डोकलाम क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। डोकलाम, जिसमें अभी चीन के साथ विवाद हुआ था, वह भी इसी चुम्बी घाटी में आता है। यह घाटी सिलीगुड़ी, भारत का चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है इस क्षेत्र को, से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह घाटी। ठीक है। और चुम्बी घाटी पहले सिक्किम का हिस्सा था, जो वर्ष 1792 में तिब्बत का अंग बन गया। यहाँ के स्थानीय निवासियों को प्रोमोवा कहा जाता है। याद रखना, इस चुम्बी घाटी के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हें प्रोमोवा कहा जाता है, जो तिब्बती वंश के हैं। वर्ष 1904 में अंग्रेजी शासन और तिब्बत के बीच हुए समझौतों के बाद यह ऊन, याक उत्पाद, सुहागा एवं अन्य स्थानीय उत्पादों का बड़ा व्यापारिक मार्ग बनकर उभरा है। अगली है सिक्किम की यूथांग घाटी। हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध यूथांग घाटी रोडोडेड्रोन झाड़ियों व अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आगे अगली क्लास में नागालैंड की घाटियों से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और जैसी भी कोई आपकी कोई मतलब वीडियो संबंधित कोई शिकायत हो तो उसे कमेंट बॉक्स में भेजिए। ठीक है।